बांग्लादेश में होने वाले प्रोटेस्ट और सियासी उथल-पुथल का कारण कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। वैसे तो बांग्लादेश में 2 नेशनल पार्टी हैं। पहला है अवामी लीग पार्टी और दूसरा है बांग्लादेश नेशनल पार्टी। अवामी लीग पार्टी की स्थापना 1949 में हुआ था, जबकि बांग्लादेश नेशनल पार्टी की स्थापना 1978 में हुआ था। 23 जून 1949 को कुछ राष्ट्रवादी लोग पाकिस्तान के मुस्लिम लीग पार्टी से हटकर एक नई पार्टी का निर्माण करता है, जिसका नाम वो देते हैं पाकिस्तान अवाम मुस्लिम लीग। हालांकि बाद में इस नाम को चेंज करके इसमें से पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ड को हटाकर सिर्फ अवामी लीग रहने दिया जाता है। इस नई पार्टी में मौलाना अब्दुल हमीद खान भासानी और शमसुल हक को पार्टी का पहला अध्यक्ष और सचिव बनाया गया था, जबकि आतुर रहमान खान को उपाध्यक्ष और यार मोहम्मद खान को कोषाध्यक्ष चुना गया था। इस पार्टी में शेख मुजीबुर रहमान, थोड़ा केर मुश्ताक अहमद और ए.के. रफीक उल हसन को पार्टी का पहला संयुक्त सचिव बनाया गया था। वैसे तो अवामी लीग पार्टी को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि जो पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान पे जो जुल्म होता था उसके खिलाफ संसद में आवाज उठा सके, क्योंकि अक्सर ही पश्चिमी पाकिस्तानी की जो आर्मी थे, जो लोग थे, वो पूर्वी पाकिस्तान के लोग को नीच समझते थे, उसको 2 दर्जे के नागरिक समझते थे और इसीलिए वहाँ के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर हमेशा ही अत्याचार करते थे। इसी अत्याचार के खिलाफ संसद में आवाज उठा सके, इसलिए एक नई पार्टी बनाई गई थी, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में जो आबादी थी वो काफी ज्यादा थी। इसीलिए पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से जब संसद में आवाज उठाया जाने लगा तो बहुत जल्द ही ये पार्टी काफी पॉपुलर हो गई थी। इतना नहीं बल्कि बांग्लादेश की आजादी में भी आवाम लीग पार्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। जब पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर उसके रंग को लेकर, उसके भाषा को लेकर, उसके कल्चर को लेकर बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ता था, तो उसके खिलाफ हमेशा ही आवाम लीग पार्टी आवाज उठाता रहा। इसीलिए ये पार्टी काफी पॉपुलर थी पूर्व पाकिस्तान में और यही कारण है कि 1970 में जब इलेक्शन हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान की जो आवामी लीग था वो जीत गया और उसे लगा कि पहली बार वो अपना पीएम पाकिस्तान के संसद में रखेगा। लेकिन पाकिस्तान के लोग, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, वहाँ के न तो आर्मी को न ही वहाँ के पॉलिटिशियंस को अच्छा लगता था कि कोई भी पूर्वी पाकिस्तान जिसे वो नीच समझते थे वो आकर पूरे पाकिस्तान पे रूल करे। इसीलिए इलेक्शन के बाद जीतने के बाद भी आवामी लीग से बनने वाले पीएम को उसने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पूर्वी पाकिस्तान में काफी हंगामा हो गया, लोग प्रोटेस्ट करने लगे, जिसके बाद उसे छोड़ना पड़ा। इसके बाद 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने ये डिसाइड किया कि पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा। इसीलिए शेख मुजीबुर रहमान और उसकी आवामी लीग पार्टी पूर्वी पाकिस्तान की आजादी के लिए लड़ाई शुरू कर दी, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में हर बांग्लादेशी स्वतंत्र बांग्लादेश की मांग करने लग गया। इसके बाद पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी ने उस पर काफी सारा जुल्म किया। पाकिस्तानी आर्मी ने करीब 3 मिलियन लोगों की हत्या की थी। इतनी सारी हत्या को देखते हुए बांग्लादेशी अब बांग्लादेश को छोड़कर इंडिया की तरफ भागने लगे और उस टाइम पे 1971 में बहुत सारे बांग्लादेशी इंडियन बॉर्डर पे खड़े थे इंडिया आने के लिए, जिसके बाद भारत सरकार भी परेशान हो गई। इस लड़ाई को देखते हुए अवामी लीग पार्टी ने इंडिया से मदद मांगी थी कि वो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लड़ने में उसकी हेल्प करें, जिसके बाद उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंडियन आर्मी को बांग्लादेश भेजा पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए। इंडियन आर्मी ने बहुत जल्द ही पाकिस्तानी आर्मी को हराकर बांग्लादेश को आजाद करवाया। उस समय 93,000 पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया था, जो वर्ल्ड वार के बाद दूसरा सबसे बड़ा आर्मी सरेंडर था। आजाद बांग्लादेश का पहला प्रधानमंत्री बना शेख मुजीबुर रहमान, जिसे बांग्लादेश का फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है, और उसी की बेटी है शेख हसीना। लेकिन आजाद बांग्लादेश में बहुत लंबे समय तक शेख मुजीबुर रहमान जीवित नहीं रह पाए, क्योंकि 1975 में तख्ता पलट हुआ और उसी तख्ता पलट में शेख मुजीबुर रहमान और उसकी पूरी फैमिली की हत्या कर दी गई थी। सिर्फ उसकी 2 बेटियां शेख हसीना और उनकी सिस्टर बच गई, क्योंकि वो उस समय बांग्लादेश में नहीं बल्कि जर्मनी में। शेख हसीना बांग्लादेश में सबसे लंबे समय तक पीएम पद पे रहने वाली पॉलिटिकल लीडर है। वो कुल 5 बार चुनी गई है पीएम पद के लिए और 2024 में चौथी बार पीएम पद की शपथ ली थी। बांग्लादेश में होने वाले प्रोटेस्ट मेजर आरक्षण के खिलाफ है। बांग्लादेश में 56% आरक्षण से फर्स्ट टाइम 1972 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इन 56% आरक्षण में जो 30% आरक्षण है उन लोगों को दिया जाता है जिनकी फैमिली
फ्रीडम फाइटर थे। इसके बाद जो 10% आरक्षण है वो उन स्टेट को दिया जाता है जो अनडेवलप्ड है उसको डेवलप करने के लिए, जबकि 10% आरक्षण लेडीज के लिए आरक्षित किया गया है, 5% आरक्षण अल्पसंख्यकों के लिए रखा गया है और 1% आरक्षण हैंडीकैप्ड के लिए रखा गया है। इन सारे आरक्षणों में से जो 30% आरक्षण है बेसिकली स्टूडेंट उसी आरक्षण के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश के स्टूडेंट का कहना है कि बांग्लादेश की आजादी के इतने साल बाद भी जो 1971 के स्वतंत्रता सेनानी है उनके बच्चों को आरक्षण क्यों दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि 30% आरक्षण पे वही लोग कब्जा करके बैठे हैं, जिससे एक बहुत बड़ा जॉब उन्हीं लोगों के पास चला जाता है, जबकि जो मैरिट लोग हैं उनको जॉब ही नहीं मिलती। इस आरक्षण को खत्म करके मैरिट के बेस पे अब जॉब देनी चाहिए और इसी के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन प्रोटेस्ट तब और ज्यादा उग्र हो गया जब एक मीडिया के साक्षात्कार में शेख हसीना ने ये बोल दिया कि जो आरक्षण है वो फ्रीडम फाइटर के बच्चों को नहीं तो क्या राजाकारों के बच्चों को मिलना चाहिए। इस बात को सुनकर वहाँ के स्टूडेंट और भड़क गए। आखिर राजाकार शब्द से इतना भड़क क्यों गए। एक्चुअली राजाकार शब्द को बांग्लादेश में बहुत ही अपमानजनक शब्द माना जाता है। एक तरीके के देशद्रोह की कैटेगरी में ये शब्द आता है। राजाकार वो लोग थे जो 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में पाकिस्तानी आर्मी ने अर्धसैनिक बल बनाया था, उसे ही राजाकार कहा जाता है। ये लोग उस समय काफी जुल्म किया था बांग्लादेशियों पे, जो कि उस समय का पूर्वी पाकिस्तान था, और साथ ही वो जासूसी करते थे पाकिस्तानी आर्मी के लिए। राजाकार का मतलब होता है स्वयं सेवक सहायक। कई सारे लोग ऐसे थे जो पूर्व पाकिस्तान में रहते थे और वो पाकिस्तान के विभाजन से खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान अलग हो, और वही लोग राजाकार अर्धसैनिक बल में शामिल हुए थे और 1971 की लड़ाई में पाकिस्तानी आर्मी का साथ दिया था, इसीलिए उसने राजाकार कहा जाता है। लेकिन इस बार जो अवामी लीग सरकार का तख्ता पलट हुआ है उसका कारण भी ये प्रोटेस्ट ही है। हालांकि ऐसा नहीं कि पहली बार प्रोटेस्ट हुआ, इससे पहले भी 2013 में और 2018 में प्रोटेस्ट हुआ था। उस समय 2018 में कोर्ट ने इस आरक्षण को खत्म कर दिया था, लेकिन फिर किसी ने इसको रिस्टोर करने के लिए हाई कोर्ट में अपील किया था और जिसको 3 साल बाद फिर से रिस्टोर कर दिएगा। इस रिस्टोर होने के बाद ही प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसको रिमूव कर दिया, लेकिन जो प्रोटेस्टर है वो अपना प्रोटेस्ट करते रहे और न सिर्फ प्रोटेस्ट किया बल्कि पीएम आवास में जाकर वहां पे तोड़फोड़ की, कुर्सी, सोफा, बेड सब उठा के भी ले गए। इतना नहीं बल्कि वो बांग्लादेश का फाउंडिंग फादर कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को भी तोड़ दिया और आवाम लीग पार्टी के कार्यालय में भी आग लगा दी। प्रोटेस्ट इतना उग्र था जिसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सिर्फ प्रोटेस्ट उस आरक्षण के खिलाफ है, क्योंकि अगर आरक्षण के ही खिलाफ होता तो सुप्रीम कोर्ट का इसे रिमूव करने के बाद प्रोटेस्ट खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है वो सिर्फ प्रोटेस्ट का कारण नहीं हुआ है, क्योंकि अगर प्रोटेस्ट के कारण होता तो 2013 और 2018 में भी प्रोटेस्ट हुआ था। इस बार के प्रोटेस्ट को आड़ लेकर जो अपोजिशन और पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं उसने तख्ता पलट कर दिया, जिससे अवामी लीग पार्टी के जो पीएम कैंडिडेट शेख हसीना थे उनको इस्तीफा देना पड़ा। न सिर्फ इस्तीफा देना पड़ा बल्कि उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। अगर वो नहीं भागते तो उनका हाल भी वैसा ही होता जैसे 1975 में शेख मुजीबुर रहमान के साथ हुआ। माना जाता है कि प्रोटेस्ट के द्वारा हिंसा भड़काने में जमाते इस्लामी की छात्र शाखा शिविर का बहुत बड़ा हाथ है और जिसके पीछे आईएसआई का समर्थन था। आईएसआई का उद्देश्य 4 बार पीएम बनी शेख हसीना को हटाकर बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सत्ता को लाना था। बांग्लादेश के पीएम पद से शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद इस समय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस सरकार का नेतृत्व कर रही है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के साथ भारत का उतना अच्छा संबंध नहीं है जितना अच्छा संबंध आवाम लीग पार्टी के साथ है। बीएनपी की स्थापना 1948 में पाकिस्तान में प्रशिक्षित और भारत के प्रति गहरी शत्रुता रखने वाले सैन्य शासक मेजर जनरल जिया उर रहमान ने की थी और इसीलिए उस पार्टी के साथ इंडिया का जो संबंध है उतना अच्छा नहीं बन पाया जितना आवाम लीग पार्टी के साथ था। दूसरी ओर आवाम लीग पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी जिसके सरकार में बांग्लादेश के अंदर हर माइनॉरिटी आराम से रह पाती थी, लेकिन इस सरकार के अंदर जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक हैं, वो उतना सुरक्षित नहीं है। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर। जब प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ है, कोर्ट के खिलाफ है, उस दौरान प्रोटेस्टर ने चुन चुनकर हिंदू घरों को और हिंदू दुकानों को आग लगाया। वैसे भी जितने भी अल्पसंख्यक है, खासकर हिंदू, वो ज्यादातर बांग्लादेश में आवामी लीग पार्टी को सपोर्ट करते थे। बंगाल नेशनल पार्टी वही पार्टी है जो इस बार हुए पीएम पद के चुनाव के दौरान इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था। इसका कैंपेन भी उसी तर्ज पे था जैसा मालदीव पे था। मालदीव में जो इंडिया आउट का कैंपेन चला के वहाँ का अपोजिशन ने बेनिफिट लिया और सरकार में है, उसी तरीके से बंगाल नेशनल पार्टी भी इंडिया आउट का कैंपेन चलाकर सरकार में आना चाहती थी और इसीलिए न सिर्फ
कैंपेन चला बल्कि इंडियन सामान का बहिष्कार करने के लिए आंदोलन भी चला, जिसका नेतृत्व तारिक रहमान ने किया था। वो न सिर्फ इंडियन सामान का बहिष्कार कर रहे थे बल्कि वहाँ के हिंदुओं की भावनाओं को भी आहत कर रहे थे, उनको भी भड़काने की कोशिश कर रहे थे ताकि इससे उसको पॉलिटिकली बेनिफिट मिल सके 2024 के चुनाव में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बावजूद भी आवाम लीग पार्टी ही सत्ता में आई और शेख हसीना ही पीएम बनी थी। यही चीजें जो पाकिस्तान और बंगाल नेशनल पार्टी को बर्दाश्त नहीं हुई और इसी प्रोटेस्ट को अपना ढाल बनाते हुए इसको इतना उग्र कर दिया, तख्ता पलट हो गया। पिछले 4 सालों से कंटिन्यू शेख हसीना और आवाम लीग पार्टी का सरकार होने के कारण भारत सरकार ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में बांग्लादेश के डेवलपमेंट के लिए किया था। तख्ता पलट का असर भारत के इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा जो भारत ने बांग्लादेश के डेवलपमेंट के लिए किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश में डेवलपमेंट के लिए 2019 में $3 बिलियन इन्वेस्ट किया था, जबकि 2022 में भारत ने $15.7 मिलियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया था बांग्लादेश के लिए।